हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, तो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा 2021 के पीवाईक्यूज। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आई होप आप इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। सो सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये कुछ क्लास ऑफ फिलर फॉर्म के, इनको भी आप मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। So today we will discuss about previous year questions of 2021. Okay, so आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन। अभी थोड़ा सा रुकते हैं। Are you ready? Let's begin then. Let's get started. So let's start our today's MCQ series. So here आपके सीक्रेट पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। One of the basic principles of progressive view of teaching is that education should be life itself rather than a preparation for living. यानी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि यानी प्रोग्रेसिव ऑफ टीचिंग अगर हम देखेंगे कि वो एजुकेशन जो है ये लाइफ इटसेल्फ है। कि यानी जैसे हमारी ज़िंदगी की प्रिपरेशन होती है, यानी जैसे हम ज़िंदा रहते हैं तो उससे अगर मतलब जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो हमारी जो लाइफ होगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। हमारी जो रहन सहन होगा यानी ज़िंदा रहना हमारा, तो वो भी अच्छी रहेगी। ओके, सो इफ़ वी विल गेट एजुकेशन, ओके, सो दैट मीन्स कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ एजुकेशन। जो रिकंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ एजुकेशन जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो सोशल ऑर्डर होना चाहिए, ज़िंदगी का रहन सहन होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताना है आपको, स्टेटमेंट ए, यानी ये स्टेटमेंट बताने के दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है या एक ट्रू एक फॉल्स है, वो आपको बताना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। आपको यहाँ पे बताने हैं इन्हें स्टेटमेंट दोनों ट्रू है तो ए आएगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो बी, अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो सी, अगर एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा तो आएगा डी। तो यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कंस्ट्रक्ट कहते हैं कि यानी जो जिंदगी का रहन सहन, यानी सोशल ऑर्डर जो होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। और जो टीचिंग में जो एजुकेशन होती है ना, अगर प्रोग्रेसिव ऑफ टीचिंग यानी ये प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे यानी एजुकेशन जो वो लाइफ इटसेल्फ है। सो जैसे हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी ठीक रहेगी, है ना, हम अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकते हैं इफ़ वी हैव एन एजुकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचिंग में यानी एक क्रिएटिव क्रिटिकल इंटरचेंज होता है। दैट मीन्स कि यानी जब टीचर टीचिंग करता है तो उससे क्या होता है कि एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है ना,
वो क्रिएटिवनेस दिखाता है वहाँ पे लर्निंग में। ठीक है, सो ये है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज दोनों टीचर और लर्नर में। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यानी जो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग है दोनों डिफरेंट है देन टीचिंग। सो रीजन क्या कहते हैं, दोनों इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग जो है ये लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंज ये उसके बाद आते हैं, टीचिंग के बाद। पहले टीचिंग आते है, उसके बाद ये दो आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताना है कोड में बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। डी है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल ज़्यादा। ठीक है, हर एक सेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, चाहे कम्युनिकेशन होगा, यानी कोई भी यूनिट होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं। तो आपका टाइम खत्म हो गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बोथ एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए का जो असर्शन है उसका रीजन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखना, इसको मैंने पहले ही समझाया है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यानी यहाँ पे एक की बिहेवियर है ना, इफेक्टिव टीचर का बताना है आपको। सो ये आप हम कैसे दिखाएंगे एक के बिहेवियर एक इफेक्टिव टीचर के, तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चरिंग बेस्ड टीचर, टास्क ओरिएंटेशन, सी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, डी है लेसन क्लैरिटी, ये है प्रोबिंग। तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे कोड में चूज करना है आपको। ए है ए बी एंड सी, बी है ए सी एंड डी, सी है बी सी एंड डी, डी है सी डी एंड ई। चलो सब आंसर कर लो। इफेक्टिव टीचर के बताने की बिहेवियर, यानी हम कैसे उनको वो फीचर्स कौन से हैं, है ना, इन फीचर्स में से आपको देखना है वो कौन से की बिहेवियर्स है एक इफेक्टिव टीचर के, है ना, ये बताना है। तो टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड डी, है ना, बी सी एंड डी। तो बी क्या है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, सी है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, डी है लेसन क्लैरिटी। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क, यानी क्रिटिकल थिंकिंग किस में किसका हॉलमार्क है, किसकी निशानी है ना, किस लेवल ऑफ टीचिंग की है। मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, से रिफ्लेक्टिव लेवल, डी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। यहाँ पे आपको बताना है क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट सी पर के रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होती आती है। ठीक है, सो जो टीचिंग है ना, सो टीचिंग जब टीचर का ज़्यादा रोल भी नहीं रहता है यहाँ पे। जो रिफ्लेक्टिव लेवल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद का यहाँ पे बता देते हैं, खुद की यानी वो एक क्रिटिक जैसे बनते हैं। ठीक है, यस।
सो उनके कोई प्रॉब्लम होगी वो खुद सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। वो अपने आइडियाज यूज करते हैं यहाँ पे इस रिफ्लेक्टिव लेवल में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द एब्रिविएशन मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द एब्रिविएशन SWAM स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आपको यहाँ पे बताना है बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, सी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, डी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, ये बताना आपको। देखो, स्टेटमेंट और एसेंशियल रीजन में नॉलेज होनी चाहिए। जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, ए पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यानी मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज SWAM के स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। when null hypothesis H0 is rejected, जब null hypothesis H0 जिसको डिनोट करते हैं, तो जब इसको रिजेक्ट किया जाता है, द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, यानी जो रिसर्चर की हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। रीजन क्या कह रहे हैं, जो नल हाइपोथेसिस है ये बाई चांस हो जाती है, ये चांस हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको। सो ऐसे ही H1 जो होती है रिसर्च हाइपोथेसिस जो होती है वो ट्रू होती है, ठीक है। सो रिसर्चर्स हाइपोथेसिस जो होती है वो एक्सेप्टेबिलिटी डोमेन में आ जाती है, जो रिसर्चर्स हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। यस, सो वो एक्सेप्टेबिलिटी डोमेन में आ जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. C, A is correct but R is not correct. D, A is not correct but R is correct. सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, आपके पास टाइम है ना। यस, तो यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, कितना टाइम हमें लगता है ना। यस, वेरी गुड। देखो 2 बजे से क्लास होता है, ठीक है। यस, 2 बजे, दिन के 2 बजे से क्लास होता है, इसको आप मिस मत करिएगा। यहाँ पे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं। 2021 के क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यानी दोनों करेक्ट है, तो और जो है रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस अटेम्प्ट्स आर मेड टू एस्टैब्लिश कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशंस। यानी यहाँ पे बताना आपको कौन सी रिसर्च ऐसी है जिसमें हम एस्टैब्लिश करते हैं बायस फ्री जनरलाइजेशन। यानी मैंने डेटा कलेक्शन किया, उसके बाद एनालिसिस भी की, उसके बाद जो कंक्लूजन आ जाता है उस कंक्लूजन को मैं जनरलाइज करता हूँ फिर अपनी सैंपल या पॉपुलेशन पे, तो वो जो मतलब बायस फ्री होती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी रिसर्च दिखाती है, ए फेनोमेनोलॉजी, बी है ग्राउंडेड थ्योरी, सी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, डी है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
यहाँ पे आपको बताना है कि किस रिसर्च से हम जनरलाइज करते हैं, यानी रिजल्ट्स जो बयास फ्री होती है, कंटेक्स्ट फ्री होती है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा यार आपके इसका आंसर डी पार्ट है ना। डी पार्ट क्या, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होती हैं है ना। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन रहती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के बताने मेन फीचर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है। इट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, where it assumes that there are social facts with a single object reality. Say a researcher becomes immersed in the situation present or past. The researcher is detached from the study to avoid bias. Yet there is greater flexibility in both the methods and research process. कोड में चूज करना है A, C and E. B है A, B and C, C है B, C and D, D है C, D and E. सब आंसर कर लो, गुड। आपको मैं एक एक मिनट देता हूँ, ठीक है। समझा के सबों को समझ में आना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च के आपको बताने हैं मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सो यहाँ पे टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मेन फीचर्स क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च के, तो वो है ए पार्ट क्या है, ए, सी एंड ई। तो ए क्या है, इट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। यानी यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि जो अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, यानी पार्टिसिपेंट्स को देख के हम चलते हैं ना यहाँ पे, कि मतलब जब भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम ज़्यादा इंटरव्यूज लेते हैं, है ना। सो इस तरह सी आएगा। और रिसर्चर बिकम्स इमर्सड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, यानी जो रिसर्चर वो देखता है इसमें हर एक सिचुएशन को, प्रेजेंट सिचुएशन को भी, पास्ट सिचुएशन को भी, है ना। ई पार्ट आएगा। और देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड्स एंड रिसर्च प्रोसेस, यानी दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक मेथड्स में भी और रिसर्च प्रोसेस में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ए, सी एंड ई यानी ये तीनों इसके आएंगे। ओके, सो बाकी नहीं आएंगे। तो ये मेन फीचर्स है इसके, यानी एक तो हम पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं, पार्टिसिपेंट्स के जो व्यूज होते हैं, आइडिया या हम ओपिनियन जो होते हैं उनके, तो वो लेते हैं, है ना। सो सी है यानी रिसर्चर प्रेजेंट और पास्ट पे फोकस करता है, ठीक है। तो इस तरह उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मेथड्स में और रिसर्च प्रोसेस में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो आप। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बताना आपको, है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट, रिसर्च इथिक्स फॉर्म्स ए जेन्युइन कंसर्न फॉर रिसर्च टू लैंड क्रेडिबिलिटी इन फाइंडिंग्स, यानी रिसर्च एथिक्स बनाते हैं यहाँ पे जेन्युइन कंसर्न फॉर रिसर्च, है ना, ठीक है। तो रिसर्च के लिए वो जेन्युइन कंसर्न बनाता है टू लैंड क्रेडिबिलिटी इन फाइंडिंग्स, यानी जो फाइंडिंग्स होगी उनमें क्रेडिबिलिटी होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड कहते हैं यूज ऑफ आईसीटी रिसर्च इज मैंडेटरी एज इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो आईसीटी जो है, आईसीटी हम जो रिसर्च में यूज करते हैं वो जरूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ रिसोर्स, यानी हमारा टाइम भी बचाता है, हमारे रिसोर्सेज भी बचाते हैं, ठीक है। सो अगर हम आईसीटी यूज करेंगे रिसर्च में, हम इसको मैंडेटरी मानते हैं, जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, डी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो सब आंसर कर लो।
आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों इनकरेक्ट है ना। ये 2021 में पूछे गए हैं ये एमसीक्यूज। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट का स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, दोनों मेरे सेकंड स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, यानी जो रिसर्च एथिक्स है वो जेन्युइन कंसर्न मान के चलते हैं हम रिसर्च में, है ना। तो वो क्रेडिबिलिटी भी दिखाते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस भी दिखाते हैं जो रिसर्च एथिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आईसीटी का यूज करना वो मैंडेटरी हम नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब उसे टाइम और रिसोर्स जरूर बच जाते हैं, बट ये मैंडेटरी हम कैसे मान लेंगे, है ना। सो मतलब किसी के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होंगे, है ना। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें ज़रूरी फील्ड में जाना है, हमें व्यूज़ लेने हैं पार्टिसिपेंट से, ठीक है। जो हमारा सैंपल होगा उनसे लेने हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनसे हमें डेटा लेना है, हमें फील्ड में ज़रूर जाना है, ठीक है। सो ऐसे हम बोलेंगे कि नहीं, रिसर्च एथिक्स भी वहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। ये दोनों करेक्ट नहीं है, फर्स्ट है करेक्ट, सेकंड है इनकरेक्ट, ओके। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन ए क्या कहते हैं, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग इन थीसिस राइटिंग आर एनफोर्स्ड विद द व्यू टू इफेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ फॉर्मल प्रोटोकॉल्स। यानी फॉर्मेट और स्टाइल अगर हम देखेंगे रेफरेंसिंग की, जब हम थीसिस राइटिंग करते हैं, थीसिस जब हम लिखते हैं वहाँ पे अगर हम फॉर्मेट और स्टाइल्स देखेंगे, ठीक है। सो वो हम देखते हैं विद व्यू टू इफेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ फॉर्मल प्रोटोकॉल्स। यानी हमें ये अपनाना है स्टाइल, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल एपी स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, उनको अपनाने हैं थीसिस राइटिंग में, ठीक है। सो रीजन क्या कहते हैं, फॉर्मल प्रोटोकॉल्स एंश्योर अवॉइडेंस ऑफ डिविएशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ रिपोर्टिंग रिसर्च। अगर हम ऐसे फॉर्मल प्रोटोकॉल्स अपनाएंगे, यानी स्ट्रक्चर पूरा अपनाएंगे, यानी जो स्टाइल जो है लिखने का, है ना, किन का, रेफरेंसेस का या बिब्लियोग्राफी का, ठीक है। तो या मतलब ऑथर्स का हम पूरा मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि इन्हें उससे हमारे डिविएशन जो आते हैं ना, डिफरेंट नॉर्म्स को लेके चलते हैं हम, तो इसमें डिविएशन नहीं आ जाएंगे। अगर हम कोई अच्छा एक स्टाइल चूज कर लेंगे, एक फॉर्मेट चूज कर, फॉर एग्जाम्पल हम एपीए स्टाइल चूज करेंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट या स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल जो है, अगर हम उसको चूज कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि यानी डिविजन नहीं होगी, ठीक है। सो ऐसे आपको बताना है, आप जो असर्शन और रीजन है, क्या ये दोनों करेक्ट है, या ये रीजन जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, बी है दोनों करेक्ट है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है ए का, है ना। एक है करेक्ट, दूसरा है इनकरेक्ट। डी है, एक है इनकरेक्ट, दूसरा है करेक्ट। सो यहाँ पे आपको बताना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। फॉर्मल प्रोटोकॉल्स पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ, यानी उस पर इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ये स्टाइल्स ले लेंगे, ओके। तो इस तरह रीजन क्या कहता है कि यानी फॉर्मल प्रोटोकॉल्स मतलब डिविएशन से दूर रखते हैं रिसर्च स्टडी को, है ना। अगर हम इनके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तब जो हमारा रिसर्च थीसिस होगी, रिसर्च राइटिंग होगी, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट देखो, दोनों आपसे मिलते हैं ना, बोथ एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है,
एसर्शन का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following is an exclusive example of non-verbal cue that includes the pitch, rate, volume and use of pauses? यहाँ पे आपको बताने हैं कौन से एग्जाम्पल है नॉन वर्बल क्यूज के जिसमें आता है पिच, रेट, वॉल्यूम और पॉजेस आते हैं। ए है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बी है इंटरैक्शनल मॉडल, सी है नॉन वर्बल क्यूज, डी है पैरा लैंग्वेज। सब आंसर कर लो। नॉन वर्बल क्यूज के एग्जांपल आपको बताएं जिसमें आते हैं पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेस। तो ये किस में आते हैं? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्शनल मॉडल, नॉन वर्बल क्यूज या पैरा लैंग्वेज। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट यहाँ पे इसका आंसर आएगा। सो क्या है? पैरा लैंग्वेज, यानी पिच, रेट, वॉल्यूम, है ना। सो ये सारे जो आते हैं, या पाज हम लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा पाज लेता हूँ, या टीचिंग के दौरान हम 1-2 सेकंड का पाज लेते हैं, या 5 सेकंड का पाज लेते हैं, या 10 सेकंड का पाज लेते हैं। तो वो सारे जो आते हैं वो इसमें पैरा लैंग्वेज में आ जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following is most effectively promoted by globalization among the societies? यानी यहाँ पे आपको बताना है किसको ज़्यादा इफेक्टिव मतलब प्रमोट किया जाता है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, हाँ, ग्लोबलाइजेशन द्वारा किसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है? ए मानो कल्चरल वैल्यूज, बी ए मल्टी कल्चरल वैल्यूज, सी ए रीजनलाइजेशन, डी ए सेल्फ सेंटर्डनेस। सब आंसर कर लो। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मल्टी कल्चरल वैल्यूज। यानी यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन से हम क्या प्रमोट करते हैं इफेक्टिवली, वो है मल्टी कल्चरल वैल्यूज सोसाइटी में, है ना। डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, है ना, डिफरेंट उनके कस्टमर्स होते हैं, तो उनको हम प्रमोट करते हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे आपको बताने हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो है ना, इसमें बताने हैं। आपको कोड चूज करना है। यहाँ पे ए है टाइम एंड डिस्टेंस, बी है बाईपास इंस्ट्रक्शन, सी है एनकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, डी है डिकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, ई है लॉजिकल सीक्वेंस। सब आंसर कर लो। आपको बताने हैं बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो है वो आपके बताने हैं इस लिस्ट में से। फिर यहाँ पे आपको कोड चूज करना है। सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी ओनली, दो ही है। ए है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। बी है बाईपास इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है तो वो मतलब
बैरियर्स बनते हैं किसके, कम्युनिकेशन के। ओके, सो बाकी एनकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, डिकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज तो ये नहीं बन जाएगी, या लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर ये भी नहीं बन सकता है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। assertion रीजन का टाइप क्वेश्चन है। assertion के इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन द परसेप्चुअल प्रोसेस क्रिएट सेमेंटिक नॉइज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड वर्ड नॉइज। यानी अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि परसेप्चुअल प्रोसेस क्रिएट सेमेंटिक नॉइज, यानी परसेप्चुअल प्रोसेस जो होती है वो सेमेंटिक नॉइज यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, सो उसको वर्ड नॉइज कहते हैं। रीजन क्या कहता है, द वेरियस मीनिंग्स आइदर कनोटेटिव और डिनोटेटिव और सोर्सेज ऑफ सिमेंटिक नॉइज, यानी दोनों कनोटेटिव और डिनोटेटिव सोर्सेज जो है वो सिमेंटिक नॉइज है ना के सोर्सेज है, सिमेंटिक नॉइज के सोर्सेज है। यस, तो अब आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो गया है साथ साथ में। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। डी ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। थोड़ा सा और रुकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बोथ एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों करेक्ट है। असर्शन क्या कहता है कि यानी अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि परसेप्चुअल प्रोसेस जो होती है उसमें सिमेंटिक नॉइज पैदा होती है जिसको बोलते हैं वर्ड नॉइज, यानी लैंग्वेज में यानी मीनिंग्स हमें समझ में नहीं आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज सिमेंटिक नॉइज। सो रीजन क्या कहता है कि ये डिफरेंट मीनिंग्स जो है, जैसे कनोटेटिव मीनिंग है, डिनोटेटिव मीनिंग होते हैं ना, तो वो सोर्सेज है सिमेंटिक नॉइज के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, यानी अगर हम वर्ड चॉइस की बात करेंगे कि ये एक एसेंशियल फैक्टर है किसका, ओरल कम्युनिकेशन का। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर्स फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन, यानी फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर्स जो होते हैं ये किसके अंडर आते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको बताना है बोथ ए फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स आएगा दूसरा। ठीक है, सो सेफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। सो यहाँ पे आपको बताना है, इसको फॉल्स मान के चलो। ठीक है, ये वाला है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, दूसरा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। ठीक है, सब आंसर कर लो आप। आंसर करके तो फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तब आपको आंसर दिखेगा, है ना। पहले आप इसका आंसर कर लो। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म होने वाला है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ठीक है, क्योंकि जो अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस होती है वो जरूरी होती है ओरल कम्युनिकेशन में। जो फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर जो होते हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी जो ये वाला है ये फॉल्स है स्टेटमेंट है। ठीक है, सो चलते क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द लीस्ट कंट्रीब्यूटर टू नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम बाय द ऑडियंस इज, यानी यहाँ पे आपको वो आपको एक यहाँ पे चूज करना है जो लीस्ट कंट्रीब्यूटर होगा नॉइज के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, जिससे कम नॉइज होता है। सो ए है सिलेक्टिव अटेंशन, बी है सिलेक्टिव परसेप्शन, सी है सिलेक्टिव अटेंशन, डी है सिलेक्टिव इंटेंशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
ये 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म होने वाला है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट है ना, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मैंने पिछली बार भी एक बार करवाया था ये वाला एमसीक्यू, है ना। सो देखो 2021 में भी आया है ये, ठीक है। सो लीस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है नॉइज के लिए, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो है सिलेक्टिव इंटेंशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आपको बताने हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स आपको बताने हैं। ए है फ्रीडम टू सी एंड हेयर व्हाट इज हेयर, ठीक है। बी है फ्रीडम टू से व्हाट वन थिंक्स एंड फील्स। सी है फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी, वाज और विल बी। डी है फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट वन फील्स। ए है फ्रीडम ऑफ ऑलवेज वेटिंग फॉर परमिशन। सो यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है। ए है ए बी एंड डी, बी है ए बी एंड सी ऑनली, सी है बी सी एंड डी, डी है सी डी एंड ई। सो यहाँ पे आपको कोड चूज करना है, यानी सब में से जो ई 5 है ना, यहाँ पे ए बी सी एंड डी ई, तो इनमें से आपको कोड चूज करना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए बी एंड डी। ए क्या है, फ्रीडम टू सी एंड हेयर, यानी हमें देखना है और सुनने में हमें एक फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पैरामीटर होना चाहिए, व्हाट इज हेयर, तो क्या कह रहा है कोई, ठीक है, क्या देख रहा है, क्या हम देखते हैं। तो बी है फ्रीडम टू से व्हाट वन थिंक्स एंड फील्स, हमारे पास एक फ्रीडम होना चाहिए कि व्हाट वन थिंक्स, कि क्या एक सोचता है और क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, ठीक है। सो इस तरह डी क्या है, फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट वन फील्स, के हमें ये फ्रीडम होना चाहिए कि यानी हमें जो डिसाइड करना होगा, है ना, व्हाट वन फील्स, यानी कि इसको अच्छा जो लगता होगा उसके बारे में डिसाइड करना होगा, उसके बारे में फैसला लेना होगा। ओके, सो ये तीन जो है ए बी एंड डी, जो ये तीनों है, ये है कुछ पैरामीटर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखो अगर हम देखेंगे कि सी जो है ये क्यों है, फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी, वाज और विल बी, तो ये थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है। फ्रीडम ऑफ ऑलवेज वेटिंग फॉर परमिशन, परमिशन के लिए हमें हमेशा वेट करना होगा, तो ये भी हम नहीं मान सकते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक्ड फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। सो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स के जो रैंक जो आ जाते हैं फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, यानी पहले फास्ट बताना है, फास्ट कौन सा है, उसके बाद स्लो, उसके बाद स्लो, जो लास्ट पे स्लोवेस्ट। तो यहाँ पे आपको यानी रैम है, ऑप्टिकल ड्राइव है, सीपीयू कैश है, एसएसडी है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कोड में चूज करना है ए बी डी, ए है बी डी एंड ए एंड सी, बी है सी डी ए एंड बी, सी है ए बी सी डी, डी है सी ए डी बी। सब आंसर कर लो।
देखो SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स, ठीक है। यस, सो SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना कंप्यूटर टर्म्स में। सो रैम, अब हमें इसका आंसर देखना होगा। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। CADB सी क्या है, ये फास्टेस्ट है। CPU कैश मेमोरी जो है ये फास्टेस्ट है। उसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद डी है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है। उसके बाद लास्ट पे है स्लोवेस्ट है ऑप्टिकल ड्राइव। ओके, सो आई होप यू गॉट इट इन CADB, ये करेक्ट आंसर है इसका। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन पे अच्छे से कंसंट्रेट करिए। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द रोल ऑफ ICT इन सिटीजन सर्विसेज। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट, हमें यहाँ पे है कुछ ऑप्शन है ना, A, B एंड C। तो यहाँ पे आपको बताना इनमें से ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा रोल ऑफ ICT के साथ रिलेटेड है। अगर हम सिटीजन सर्विसेज की बात करेंगे, A, एक्सेस टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, B, ऑनलाइन पेमेंट्स, C, बेटर मेडिकल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे आपको कोड चूज करना है। A है A, B एंड C, B है A एंड C ओनली, C है B एंड C ओनली, D है A एंड B ओनली। सब आंसर कर लो। आपके पास टाइम है, यानी रोल ऑफ ICT जो है सिटीजन सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो रोल ऑफ ICT के रिलेटेड कौन सा है, ठीक है। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। कोड में आपको यहाँ पे चूज करना है A, B एंड C, A एंड C ओनली, B एंड C ओनली, D है A एंड B ओनली। ओके, यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। A एंड B ओनली यानी एक्सेस टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, तो ये है ना। तो ये रोल ऑफ ICT है। अगर हम सिटीजन शहरियों की बात करेंगे, यानी जो शहरियों की सर्विसेज होती है उसमें वो एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को, है ना। सेंसस डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल है इसमें। ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, B पार्ट ऑनलाइन पेमेंट्स आ जाएगा। बेटर मेडिकल एजुकेशन हम अक्रॉस द कंट्री ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो ये रोल ऑफ ICT का नहीं, यानी रोल ऑफ ICT नहीं है, ठीक है। बेटर मेडिकल एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो आप। स्टेटमेंट है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या, डेटा एनालिसिस रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब। डेटा एनालिसिस जो है ये एक टेक्निकल जॉब है ना, रिसर्च में। तो रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर, जो यहाँ पे रिसर्च एथिक्स जो है वो यहाँ पे मैटर ही नहीं करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहते हैं, ICT इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। ICT जो है ये हेल्पफुल है हर एक स्टेज के रिसर्च के, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे आपको बताना है ए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, दोनों फॉल्स है। सी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, डी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। यहाँ पे आपको आंसर करना है, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में, इसका आंसर डी पार्ट है ना। डी पार्ट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, पहले हम फॉल्स को देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, दूसरा ट्रू है। डेटा एनालिसिस जो है ये टेक्निकल जॉब है ना। रिसर्च में रिसर्च एथिक्स यहाँ पे मैटर नहीं मैटर करते हैं। रिसर्च एथिक्स अगर हम मतलब ICT की बात करेंगे, यानी कंप्यूटर पे भी अगर हम डेटा ले लेंगे, यानी ईमेल थ्रू ले लेंगे, ठीक है। सो किसी को मैसेज हम करेंगे, सो डिफरेंट वेज है। तो बट वहाँ पे रिसर्च एथिक्स मैटर करता है, ओके।
बट यहाँ पे ये कहते हैं इथिक्स डज नॉट मैटर, जो रिसर्च इथिक्स है वो मैटर ही नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। ओके, सो आईसीटी हेल्पफुल रहता है डिफरेंट स्टेजेस अब, या हर एक स्टेज जो है रिसर्च का उस पर आईसीटी का एक अच्छा सा योगदान है, अच्छा सा इम्पोर्टेंस है। सो हम बोलेंगे स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ठीक है, सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, सो आई होप ये जो टॉप 20 एमसीक्यूज थे ये थे 2021 के जो पूछे गए थे। ठीक है, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप नोट्स को डाउनलोड करोगे। ठीक है, ऐसे ये कुछ फ्री क्लासेस है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इनको भी आप मिस मत करिएगा। सो ये फीडबैक आप अपना दे दीजिए कि आपको कैसा लगा आज का जो एमसीक्यू सीरीज है। ठीक है, सो देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे हमें मोटिवेशन आ जाती है एक, है ना। और आपके फीडबैक से हमें पता चलता है नहीं आपको मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, सो ये जो 2 PM पे जो क्लास होता है एमसीक्यू क्लास रहता है, तो इसको भी आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। तो पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख ले। ठीक है, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम में अटेंड कर लेंगे। ठीक है, सो आप क्वेश्चन पूछ ले कमेंट सेक्शन में, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, है ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। यस, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो इसको। चलो बाय बाय, टेक केयर।